अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं आपका कि इस माननीय सदन में इस मानसून सत्र में देश के अन्नदाता किसानों से संबंधित इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने 3 दिवसीय इस चर्चा को इस सदन में करवाया है और माननीय नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कुल 33 सदस्यों ने अब तक इसमें चर्चा में भाग लिया। मैं उन सभी माननीय सदस्यों और दलीय नेताओं का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बाढ़ और सूखा जैसे इन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के अपने अमूल्य विचार यहाँ पर रखे और सुझाव भी दिए। पिछले 1 घंटे से नेता विरोधी दल के विचारों को मैं सुन रहा था, पूरा सदन भी सुन रहा था। और 1 घंटे के भाषण में बाढ़ और सूखा से संबंधित मुद्दे पर उनको केवल गोरखपुर का जल जमाव याद आया, बाकी और कुछ भी नहीं याद आया था। और ये चीज दिखाती है, मुझे नेता विरोधी दल के वक्तव्य को देख करके यही लगा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जो जनादेश है वो जनता ने वैसे ही नहीं दिया। और दुष्यंत कुमार ने इस पर एक बहुत अच्छी बात कही। महोदय, दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समरथ को नहीं दोष घुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर से सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। ओह, मैं आ रहा हूं, वहां भी आ रहा हूं मैं। वे एक गरीब की पीड़ा को क्या समझेंगे, एक किसान की पीड़ा को क्या समझेंगे, एक दलित की पीड़ा को भी क्या समझेंगे, और अति पिछड़ों और पिछड़ों के साथ क्या इन्होंने व्यवहार किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तो पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। महोदय, महान किसान नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की प्रगति का मार्ग इस देश के गांव, गलियों, खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी चरण सिंह जी की बातों को वास्तव में
समाजवादी पार्टी ने अपने कालखंड में थोड़ा भी ध्यान में रखा होता तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक किसानों ने इनके कालखंड में आत्महत्या नहीं की होती। और मुझे चौधरी चरण सिंह जी की बातों के साथ ही महान साहित्यकार राम कुमार वर्मा जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जिन्हें ध्यान में रख करके डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और वह देश के अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित पंक्तियां थी कि हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। ये उसी किसान के लिए है, क्योंकि सोना चांदी से प्यार करने वाले लोग अन्नदाता किसान के महत्व को नहीं समझेंगे, उसके महत्व को समझ नहीं पाएंगे, उसकी पीड़ा को भी नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए जब बाढ़ और सूखा जैसे मुद्दे पर चर्चा की बात आई तो उस मुद्दे को लगातार विषयांतर करने का प्रयास हुआ। अगर भारत की खेती की बात होती है तो नेता विरोधी दल उसके साथ बाड़ी शब्द भी जुड़ता है, पशुपालन भी उसका पार्ट है। और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। और इसीलिए उस सच्चाई को आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप अपनी विफलता को छुपाने के लिए कुछ पेपर की कटिंग थी, लगता है कि होमवर्क करते समय शिवपाल जी ने कुछ पुरानी कटिंग भी बीच बीच में रखवा दी, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ चीजें तो सामने आएंगी। और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है, आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं। और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं तो दोनों की तो मित्रता है ही। और महोदय मैं यहीं से प्रदेश के अन्नदाता किसानों के बारे में मैं आऊंगा, जो नेता विरोधी दल ने जो बातें रखी उन सब पे चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम लोग बाढ़ और सूखा की स्थिति, जो माननीय सदस्यों ने यहां पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए, उन सब पर एक एक करके अगर हम चर्चा करें और बाद में मैं इन सभी मुद्दों पर भी जवाब दूंगा जो नेता विरोधी दल ने यहां पर रखे थे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन अगर हम देखेंगे तो अमूमन 15 जून से लेकर के 20 जून के बीच में मानसून उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाता था और हमारे अन्नदाता किसान उसी के अनुरूप अपनी तैयारी भी करते रहे हैं। लेकिन इस वर्ष प्रारंभिक मानसून की बारिश को अगर हम छोड़ दें तो शेष मानसून की जो स्थिति है वह प्रदेश के अंदर बहुत अनुकूल और बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। महोदय खासतौर पर अगर आज के दिन पर भी हम देखेंगे तो आधा उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां पे
काफी कम बारिश हुई है और सामान्य से भी इसकी स्थिति काफी कम है, कमजोर है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश के लिए अगर हम देखेंगे पश्चिम के कुछ जनपदों में एक्सेस वाटर की बात सामने आई है, लेकिन उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये जो स्थितियां हैं, यह हम लोग किसी भी स्थिति में इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही शासन स्तर पर इस पर बैठक की, अपनी एक रणनीति बनाई। प्रारंभिक समय में जो मानसून उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा के अंदर एक साइक्लोन के कारण उस क्षेत्र में देखने को मिला था, हिमालयन नदियों में उस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। बाढ़ के कारण वहां पे काफी फसलों को नुकसान पहुंचा था। उसके आकलन के आदेश भी दिए गए हैं और उस पर आगे की कार्रवाई शासन स्तर पर आगे बढ़ रही है। इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की स्थिति जो है और देश के अंदर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। महोदय, जहां उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश देश का और संभवतः दुनिया का पहला ऐसा भूभाग है जहां पर 86 से 90% भूभाग कृषि योग्य भूमि वह सिंचित है, नहरों से, सरकारी नलकूपों से और निजी नलकूपों से भी उन्हें आच्छादित करने का प्रयास वहां आच्छादित किया गया है। और उसी का परिणाम है कि अगर हम देखेंगे तो अब तक कृषि जो हमारे पास जो डाटा है उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो कृषि बुवाई का जो सामान्य प्रतिशत है वह लगभग 88% फसलों को किसानों ने उसकी बुवाई हुई है और धान की नर्सरी भी लगभग 100% नर्सरी अब तक लग चुकी है। हाँ, उस पर कम बारिश के कारण या अन्य कारणों से थोड़ा नुकसान जरूर हुआ होगा। उस पर सरकार अपने स्तर पर सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। महोदय, उत्तर प्रदेश की जो एक विशिष्टता है इसी का परिणाम है। सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा होने, अतिरिक्त विकल्प होने का परिणाम क्या है? देश के कुल कृषि योग्य जो भूमि है वो 11% भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश की आबादी का 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन देश की कुल खाद्यान्न आपूर्ति यानी खाद्यान्न का जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश में 20% होता है, यानी 11% कृषि योग्य भूमि पर उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान 20% अन्न उत्पादन करता है। और 20% अन्न उत्पादन का मतलब यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के किसान ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की। सरकार लगातार इस दिशा में अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें, और इस दिशा में जो सरकार के स्तर पर अब तक प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इसमें अगर हम बाढ़ और सूखा से संबंधित बात करें, प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अगर आप देखेंगे, इस वर्ष ही अब तक प्रदेश ने
उन किसानों को मुआवजा देने का कार्य प्रारंभ किया है जो पहले चरण में आपदा की चपेट में आए हैं और उन्हें अभी तक किसान ने मुआवजा देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। और इस सरकार लगातार इस दिशा में 2017 से ही कार्य कर रही है। अगर हम देखेंगे 2017 में 61,320 किसानों को लगभग 60 करोड़ रुपए का मुआवजा, यानी सूखा या बाढ़ के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ था वो मुआवजा सरकार ने उपलब्ध करवाया था। इसी प्रकार से 2018-19 में भी प्रदेश के 3,84,113 किसानों को 212 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा उपलब्ध कराया गया। इसमें ज्यादातर जो मुआवजा था वह सूखा से संबंधित था। सूखे से पीड़ित जो किसान थे उन लोगों को ये मुआवजा उपलब्ध करवाया गया। प्रदेश सरकार ने 19-20 में भी 64 करोड़ 32 लाख का मुआवजा अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाया गया। ये बाढ़ के कारण जो पीड़ित किसान थे उन लोगों को 20-21 में भी प्रदेश सरकार ने 120 करोड़ का मुआवजा किसानों को उपलब्ध करवाया था। यह 3,62,600 से अधिक किसानों को बाढ़ से जिनकी फसलों को नुकसान हुआ था उन किसानों को उपलब्ध कराया। और 21-22 में भी प्रदेश सरकार ने 475 करोड़ रुपए 13,94,900 से अधिक किसानों को बाढ़ के कारण और ओलावृष्टि के कारण जो उन्हें फसल को नुकसान हुआ था उसके लिए उन्हें कंपनसेशन दिया। 22-23 में भी प्रदेश सरकार ने 427 करोड़ रुपए प्रदेश के 12,14,000 से अधिक किसानों को मुआवजे के रूप में वितरित किए, जिनमें बाढ़ और ओलावृष्टि के कारण, अतिवृष्टि के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ था उसके लिए कंपनसेशन दिया है। और अब तक 8,400 से अधिक किसानों को प्रदेश सरकार बाढ़ के कारण जो क्षति हुई है उसका कंपनसेशन उपलब्ध करवा चुकी है। महोदय, अगर हम देखेंगे तो प्रदेश सरकार ने बाढ़ और सूखा के साथ साथ अन्य इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और कैसे इनसे बचाव के उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि एक ही समय में इस बार हमने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई, लेकिन 40 से अधिक जनपद ऐसे थे जहां पे सूखे की चपेट में प्रदेश था। काफी बड़े भूभाग में किसान बारिश के लिए इंतजार करता रहा, लेकिन बाद में बहुत सारी जगह सिंचाई विभाग ने अपने स्तर पर प्रयास किए, पावर कॉर्पोरेशन ने अतिरिक्त बिजली सप्लाई करने की कार्रवाई प्रारंभ की। इस संबंध में शासन स्तर पर बैठकों का दौर प्रारंभ हुआ। नोडल अधिकारी और प्रभारी मंत्रियों ने जनपदों के दौरे प्रारंभ किए और परिणाम धीरे धीरे करके एक प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और आज प्रदेश सरकार ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए उस दिशा में जो कार्य प्रदेश सरकार ने किए, बाढ़ पीड़ितों की राहत के भी जो कार्य किए गए, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई पहली बार हुआ है 2017 से। मुझे याद है 2017 में जब मैं लखीमपुर खीरी के गांव में और सीतापुर में भी एक गांव में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए गया था, तो बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए उस समय तक सूखे ब्रेड उपलब्ध कराए जाते थे। कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। आपदा राहत कोष के पैसे का बंदरबांट ज्यादा हो जाता था। मैंने उसी दिन पूछा, मैंने कहा ये क्या राहत में केवल ब्रेड उपलब्ध कराया जा रहा, सूखा ब्रेड? तो लोगों ने कहा, तो मैं स्वयं उस दिन सायकाल 2017 में ही वापस आया, आकर के मैंने स्वयं बैठक ली और हम लोगों ने उस समय तय की एक राहत किट तैयार करने के लिए
जिसमें हर बाढ़ पीड़ित को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, दाल, तेल, नमक, मिर्च मसाले, दियसलाई, बरसाती, मोमबत्ती, ये सभी केरोसिन, ये सभी कुछ उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की और महिलाओं के लिए डिग्निटी किट की व्यवस्था भी प्रारंभ की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक इस वर्ष बाढ़ पीड़ितों में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी, वहां पर 26,964 ड्राई राशन किट वहां पर उपलब्ध करवाई गई, उन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई गई। 2,550 डिग्निटी किट उपलब्ध करवाई गई। 909 बाढ़ शरणालय बनाए गए और पशुओं के चारे की व्यवस्था भी उन क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों के लिए उपलब्ध करवाई गई। प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाने के साथ साथ पशुओं के टीकाकरण की व्यवस्था भी की गई। बाढ़ बचाव के लिए अतिरिक्त नौकाओं की व्यवस्था भी वहां पर की गई। उन सभी क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो जो स्थिति थी वह प्रशासन की कार्रवाई से और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से बहुत जनता में आपदा के बावजूद भी एक संतुष्टि का भाव देखने को मिला था। मैं स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गया था, हमारे मंत्रीगण गए थे, मंत्रियों ने वहां कैंप किया और पब्लिक में एक संतुष्टि का भाव वहां देखने को मिला। सामान्यतः प्रदेश के अंदर जब हम बरसात के एवरेज को देखते हैं, ये 430 mm का एक माना जाता है कि वर्ष भर में 430 mm बरसात उत्तर प्रदेश के अंदर होनी है। लेकिन महोदय, आपने लगातार पिछले कुछ समय से देखा होगा कि जब मौसम चक्र में किसी प्रकार की कोई विसंगति आती है, चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग के कारण आता हो या किसी भी अन्य कारणों से, उसका दुष्प्रभाव सबसे अधिक किसी पे पड़ता है तो अन्नदाता किसान है। और अन्नदाता किसान उससे किस रूप में प्रभावित होता है कि 401 से लेकर 430 mm की जो एवरेज बारिश की वार्षिक जो एवरेज है, उसमें से जून माह से अब तक ही हम लोगों ने देखा कि 353 mm की बारिश तो हुई, लेकिन वह एक साथ एक जगह पे मूसलाधार रात्रि भर, जैसे आप देख रहे होंगे। मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल को कि उन्हें गोरखपुर की चिंता हुई। गोरखपुर में कल से लगातार बारिश थी, रात्रि भर बारिश पड़ी। 133 mm की बारिश केवल एक रात्रि में गोरखपुर में पड़ी है, गोरखपुर सिटी के अंदर पड़ी है। और गोरखपुर सिटी के लोग मौज में हैं, मस्ती में हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जल जमाव अब नहीं लगने वाला है, अब नहीं होने वाला है। नेता विरोधी दल इन गरीबों की बात कर रहे थे। इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत हुई थी। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। नब्बे फीसदी जो बच्चे थे मरने वाले, जो असमय काल कलवित हुए, वे दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के थे। क्या यहां पीडीए नहीं था क्या? क्या कर रहे थे? 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोगों ने उसका समाधान नहीं निकाल पाए। आपको तो 5 साल का पूरा कार्यकाल मिला था। और मुझे बताते हुए गर्व है, हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश कर दिया। आज आप
आप जाइए, कुशीनगर में, महाराजगंज में, देवरिया में, गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर में, संत कबीर नगर में, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या फिर सहारनपुर तक आप चले जाइए, इंसेफ्लाइटिस समाप्त, घोषणा होनी बाकी है। क्या कर रहे थे लोग? यानी इन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं, आज नेता विरोधी दल आज सरकारी हॉस्पिटल में मरीज इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको दवा मिल रही है, उसे डॉक्टर मिल रहे हैं। आपके समय में ना डॉक्टर थे और न ही दवा थी। अपनी विफलता को छुपाने के लिए आपको वहां पर किसी गरीब का आना और गरीब को आयुष्मान सुविधा में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, यह भी इनको बुरा लगता है। क्या ये आयुष्मान भारत की सुविधा जो प्रदेश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को प्राप्त हो रही है, क्या इसमें उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं है क्या? ये 10 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं। आपके लिए वह जाति हो सकती है, आपके लिए वो वोट बैंक का मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक एक परिवार है, परिवार, और परिवार भाव के साथ कार्य करते हैं। इसलिए हर हॉस्पिटल की व्यवस्था को, चूंकि विरासत में एक जर्जर व्यवस्था मिली थी, इसलिए उस व्यवस्था को ठीक करने में, दुरुस्त करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन उसको लाइन अप करने में जो वक्त लगे, लेकिन उमड़ती हुई भीड़ इस बात को प्रदर्शित करती है कि पहले से सुविधा बेहतर हुई है, इसलिए लोग विश्वास के साथ वहां आ रहे हैं। अगर विश्वास न हो क्यों लोग आएंगे? अगर पब्लिक को विश्वास ही नहीं था तो क्यों आपको वोट दिया? दिया ही नहीं वोट पब्लिक ने, हाँ, फिर से नकार दिया। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो, 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। चौबीस में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी, फिर से रिपीट करेगी। और मैं फिर इस बात को कहता हूं, मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। देखो, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है, आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके बल मानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। नहीं, ये दरार नहीं है। महोदय, ये सरकार पहली सरकार है जिस सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में 2 अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। एक, वन्यजीव और मानव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में घोषित करना। ये हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में उठाया है। और कोई भी व्यक्ति, वह सर्पदंश से मरे, आपकी पसंदीदा सांड से मरे, किसी, हाँ, हम तो, हमारे लिए तो प्रिय है ही, हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड की, हम तो करते ही हैं। शिवपाल जी, क्या आप नहीं करते हैं? क्या करते हैं ना?
तो कुछ तो समझाया करो। देखो, सर्पदंश से, वन्य जीव से, सांड के मारने पर, ये सभी को आपदा की श्रेणी में घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। और पहली बार आपने देखा होगा, ठीक है, आपको अवसर नहीं मिल पाया, जनता ने इस लायक नहीं समझा कि आप कर नहीं सकते, इसलिए कहा कि भाई आप बाहर जाइए। और इसलिए डबल इंजन की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार ने आते ही अन्नदाता किसानों के हित में ये कदम उठाए और आज हर किसान को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ मिल रहा है। बिजनौर की जो चर्चा नेता विरोधी दल कर रहे थे, आपको मालूम होगा कि वहां पे बीस ऐसे तेंदुए वहां से निकाल करके रेस्क्यू किया गया है और 6 टीमें लगातार वहां कैंप कर रही हैं। वन्य जीवों के प्रति आपका ये भाव मुझे लगता है कि थोड़ा चिंता पैदा करता है। हम किसान को सुरक्षा भी देंगे, लेकिन साथ साथ वन्य जीवों को रेस्क्यू के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाने का कार्य भी करने की तैयारी सरकार कर रही है और सरकार उसके प्रति बहुत चिंतित है। सरकार लगातार वहां पे वन विभाग के लोग और इसके विशेषज्ञ कैंप कर रहे हैं, लगातार वहां पर कार्य किया जा रहा है और हर एक को हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया है। महोदय, यहां पर मैं नेता विरोधी दल को एक और पूछना चाहता हूं, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित 55 लाख लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या ये पीडीए के पार्ट नहीं है क्या? पचपन लाख लोग, क्यों नहीं इन्हें आवास मिला था? इसलिए नहीं क्योंकि वो दलित थे, गरीब थे। ये 55 लाख लोगों को 2017 से लेके अब तक आवास दिलाए गए हैं। 2017 से अब तक। फिर वही कह रहे हैं ना, इंदिरा आवास में कितना पैसा मिलता था? कितना पैसा मिलता था? लोहा आवास में किसको आप देते? समाजवादी पार्टी के कैडर को। तो सच्चाई है, समाजवादी पार्टी के कैडर को और समाजवादी पार्टी का कार्यालय तय करता था किसको आवास मिलना है। ये पहली सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रधानमंत्री आवास योजना घोषित हुई, और प्रधानमंत्री आवास योजना घोषित होने पर न सेंट्रल में और न राज्य उत्तर प्रदेश में तब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन सेक्स सूची हम लोगों ने माना। ये सर्वे जब केंद्र में कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट थी और प्रदेश में सपा की सरकार थी, सेक्स सूची आई थी, हमने उसी सेक्स सूची को स्वीकार किया और फिर हमने उसी के अनुसार मकान देने प्रारंभ किए। और महोदय 17 से लेके अब तक, 17 से अब तक, सुनिए नहीं मैं यही कह रहा हूं ना कि क्या आपने उसको पीडीए का पार्ट नहीं माना था? उस समय जिस समय लाभान्वित करना था, भारत सरकार लिखती थी इन गरीबों के लिए आवास लीजिए, ये कहते थे नहीं दलित हमारा वोट नहीं, ये लोग कहते थे, देते ही नहीं थे लोग। और परिणाम क्या है? और वहां पौने यानी लगभग केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद
जिन्हें ध्यान में रखकर 2.5 वर्ष ये लोग सरकार में रहे, योजना लागू ही भारत सरकार लिखती थी, इन्होंने नहीं दिया। और 17 में जब डबल इंजन की सरकार आई, 55,20,000 लोगों को एक एक आवास मिला है, जिसमें से 44,93,000 आवास अब तक बनकर के तैयार हो चुके हैं, गृह प्रवेश हो चुका है। ये लोग दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं महोदय। और यही नहीं, डबल इंजन सरकार ने एक और काम किया है। प्रयागराज में भी एक भूमाफिया की जमीन को मुक्त करा करके 76 गरीबों को वहां भी आवास दिया है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर अब उसी सच्चाई पे हम आ जाते हैं जिसके कह रहे हैं कि क्या किया है। सिंचाई की बात मैं करता हूं। मैं मानता हूं कि वहां 12 से 17 के बीच में चाचा भतीजे के बीच में द्वंद्व का शिकार उत्तर प्रदेश के लोग होते रहे, और यही कारण था कि भतीजे को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि चाचा हावी हो जाए, इसलिए पैसा ही नहीं देते थे, पैसा ही नहीं देते थे। परिणाम था सिंचाई 12 से 17 के बीच में। आ रहा हूं, बहुत चिंता मत करो, आपकी सारी जिज्ञासाओं को दूर कर दूंगा एक झटके में, अभी एक एक करके। 8 परियोजनाएं पूर्ण हो पाई थी 12 से 17 के बीच, और 17 से 22 के बीच में हम लोगों ने 20 परियोजनाओं को पूरा किया है। सिंचन क्षमता 12 से 17 के बीच में 1,95,900 हेक्टेयर को हुआ, 1,95,900 हेक्टेयर, और 17 से 22 के बीच में 23,17,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा प्राप्त हुई है, जिससे 44 लाख किसान सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। वही मैं कह रहा हूं ना, तो देखिए सच्चाई हमेशा थोड़ा कड़वी होती है, और सत्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। वही सत्य, वही मैं कह रहा हूं ना महोदय। इसी प्रदेश के अंदर कुल जो नलकूप हैं, राजकीय नलकूप और निजी क्षेत्र में नलकूप, काफी बड़े पैमाने पर है। यद्यपि जहां पे नहरों का संजाल नहीं बच पाया है, बड़ी यानी नहरें नहीं जा पाई, रजवाहा नहीं जा पाए, बोल नहीं जा पाए, उसके क्रम में वहां पर किसानों ने पहले से ही, प्रगतिशील किसान रहा है, खेती बाड़ी प्राचीन काल से ही, मां गंगा की इतनी कृपा रही कि यहाँ की जो भूमि थी अत्यंत उर्वरा थी। लोग खेती बाड़ी में विश्वास करते थे, परिश्रम पर विश्वास करते थे। अपने पुरुषार्थ से उन्होंने इस धरती से उस कालखंड में अन्न उत्पादन के माध्यम से अपनी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया था। और यहां पर प्रदेश में भी हम लोगों ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया। कुल निजी नलकूप प्रदेश के अंदर 14,65,600 से अधिक है। निजी नलकूप को पहली बार इन सभी किसानों को प्रदेश के अंदर गत वर्ष हम लोगों ने विद्युत बिल में 50% की छूट दी है। पहली बार किसानों को ये सुविधा प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या कर रहे थे लोग? इन लोगों के पास किसानों के लिए कोई यानी किसानों के हित में करने के लिए कुछ भी नहीं था।
इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ करना भी नहीं चाहते थे। आप तो अभी इससे पहले तो वहां से बोलते थे, अब जो है फिर रोज रोज अपना चले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा वहीं बैठे रहें। और मौजे 23-24 के लिए हम फीडर को अलग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम लोग सभी उन निजी नलकूप लगाने वाले अन्नदाता किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवा सके। हमने बजट का प्रावधान कर लिया है, 1500 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान हम कर चुके हैं। फीडर के सेपरेशन की कार्रवाई चल रही है और इस समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। प्रदेश के अंदर इसके साथ ही प्रदेश सरकार के द्वारा जो तमाम अन्य कार्यक्रम किए गए, इसमें नलकूपों के सोलर पंप के माध्यम से उन्हें सोलराइज करने की कार्रवाई, अब तक हम लोगों ने 45,342 ऐसे किसानों को इससे आच्छादित किया है और 23-24 के लिए 30,000 किसानों को इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी प्रचलित है। प्रदेश के अंदर टेल तक पानी पहुंचाने की कार्रवाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ी है। मैंने पहले ही बता दिया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भी 23 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के साथ ही प्रदेश के अंदर जल संरक्षण इसी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मैं तो महोदय खासतौर पर चेक डैम निर्माण के लिए 1546 चेक डैम का निर्माण इस दौरान किए गए, 395 तालाब बनाए गए लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से, 1234 तालाब बनाए गए और प्रदेश के अन्य विभिन्न विभागों के माध्यम से ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, अन्य के द्वारा भी अलग अलग समय में जो तालाब बनाए गए और अमृत सरोवर के माध्यम से भी हम लोगों ने जो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, 30,642 तालाब बनाए गए। भूगर्भ जल विभाग के माध्यम से भी 57 तालाब बनाए गए। अन्य विभागों के द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया, जिसके माध्यम से भी 13,066 यहाँ पे अमृत सरोवर के निर्माण की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। 34,974 कार्य अब तक पूरे किए गए हैं। रीयूज एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर के लिए भी 30,739 कार्यक्रम किए गए और हर जनपद में उन नदियों को जो कभी नदी के शकल में थी, बाद में एक समय के साथ वे समाप्त सी हो गई थी, उन्हें पुनर्जीवित करने की कार्रवाई 9 नदियों को अब तक पुनर्जीवित किया गया है और लगभग 66 पे यह कार्य हमारा वर्तमान में चल रहा है, जिन्हें हम पुनर्जीवित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। भूगर्भीय जल के स्तर में सुधार लाने के लिए भी प्रदेश सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं और इस कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। महोदय, प्रदेश ने विद्युत की आपूर्ति क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2017 के पहले और 2017 के बाद विद्युत की आपूर्ति पहले जिला मुख्यालयों पे और वह भी वीआईपी डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, यानी डिस्ट्रिक्ट भी वीआईपी हुआ करते थे। उन जिलों में बिजली मिलती थी, शेष जिले उससे वंचित रहते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में एक समान विद्युत की आपूर्ति की जा रही है और इसमें जिला मुख्यालयों पे 23 से 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पे 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18-19 घंटे की विद्युत की आपूर्ति
अप्रैल 2017 से सरकार लगातार कर रही है। मजदूरों की विद्युतीकरण की कार्रवाई 1,21,000 से अधिक मजदूरों को विद्युतीकरण से युक्त किया गया, इस दौरान किया गया। प्रदेश के अंदर 33/11 के केवीए के 1528 सब स्टेशन की स्थापना भी की गई। प्रदेश के अंदर 1,58,00,000 घरों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने के कार्य किए गए और 3,99,800 से अधिक किसानों को निजी नलकूप के कनेक्शन भी दिए गए। ग्रामीण क्षेत्र में भी और अन्य तमाम प्रकार के हुए थे। इसी से अनुमान लगा सकते हैं 15-16 में जो इनका पीक आवर होता था पावर का, पीक डिमांड जो होती थी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, वह 12,300 मेगावाट की होती थी और 2023 में जब हम लोग हैं आज पीक में डिमांड है 28,284 मेगावाट। यानी ये दिखाती है कि पिछली सरकार के पास विकास का कोई अपना एजेंडा नहीं था, व्यक्तिगत एजेंडा था। व्यक्तिगत एजेंडा परिवार का एजेंडा था। और आएंगे ना, बहुत सारी जगह आऊंगा मैं उस पर भी, अभी उस पर भी आ रहा हूं महोदय। इसके अलावा प्रदेश के अंदर जो पावर सप्लाई में जो लॉस था, उस लॉस को भी काफी कम किया गया। यानी 2017 के पहले ये लगभग 22% था और 2017 के पहले आज 2023 में जब हम लोग आए हैं ये लगभग 17% के आसपास है। ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के स्तर पर कुछ रिफॉर्म भी हो रहे हैं और कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अगर हम प्रदेश के अंदर बिजली के मीटर की भी व्यवस्था देखेंगे तो पहले 2017 के पहले 1,08,00,000 विद्युत के मीटर थे, आज 3,27,00,000 से अधिक विद्युत के मीटर भी संयोजित किए गए हैं और इनकी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। महोदय, अगर प्रदेश के अंदर हम लोग प्रदेश के अंदर इस कार्रवाई को आगे देखेंगे तो विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 12 से 17 के बीच में 4,839 मेगावाट के विद्युत के उत्पादन की क्षमता इन लोगों ने अर्जित की थी और इस समय हम लोगों ने अर्जित की है 5,820 मेगावाट और साथ साथ 1,600 मेगावाट के ओबराज तापीय परियोजना को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी एनटीपीसी के साथ प्रारंभ की है। हमारा अनुमान है कि हम लोग बहुत शीघ्र इस परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और प्रदेश की आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ये इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। प्रदेश के अन्नदाता किसानों की ये चर्चा कर रहे थे महोदय। अन्नदाता किसान की जो स्थिति है प्रदेश के अंदर, मुझे आश्चर्य होता है एमएसपी क्या होता है। नेता विरोधी दल को संभवतः मालूम नहीं होगा, मालूम होना चाहिए। शिवपाल जी थोड़ा आपको बताना चाहिए था महोदय। देखिए, धान 2014 में जो कह रहे थे कि कितना दाम बढ़ा है और
उस समय की स्थिति क्या थी? 2014-15 में ही मैं देखता हूं धान की जो एमएसपी थी वह थी 1360 रुपये धान सामान्य में। शिवपाल जी, आप इसके बारे में कुछ जानकारी रखते होंगे, आप थोड़ा सुन लीजिए। आज महोदय उसी धान की एमएसपी 23-24 में सरकार ने 1360 की बजाय 2183 रुपये सीधे किसानों को दिए। हाँ, मैं आऊंगा उस पे भी, मैं आऊंगा, मैं उस पे भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। धान ग्रेड ये 1400 एमएसपी थी और आज 2203 रुपया वर्तमान में दी जा रही है। ज्वार हाइब्रिड 1530, वर्मा जी नोट करिए, 1530, हाँ पर नोट कर लीजिए ना आपके लिए, 3180 रुपये, 3180, 1530 का 3180 रुपया। ज्वार 1550, ये मलडंडी जो है 1550, ये 14-15 में था, आज इसका एमएसपी दिया जा रहा है 3225 रुपया। बाजरा खाएंगे सेहत ठीक होगी। 1250 इसका एमएसपी था, आज पैसा दिया जा रहा है 2500 रुपया। क्या दोगुना नहीं है क्या? मक्का, इनके समय में मक्का का दाम दिया जाता था, वह भी प्रोक्योर नहीं किया जाता था। मक्का का प्रोक्योरमेंट हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रारंभ किया था, समाजवादी पार्टी सरकार ने नहीं। अभी आता हूं उस पे भी, घबराओ मत, उस पे भी आ रहा हूं मैं। 1310 एमएसपी 1310 और इस समय दिया जा रहा है 2090 रुपया। उड़द 4350 और आज मिल रहा है 6950। मूंग 4600 और इस समय दिया जा रहा है 4558। अरहर 4350 आपके समय में और वर्तमान में 7000 रुपया। तिल समाजवादी पार्टी सरकार में दिया जाता था 4600 रुपया और आज दिया जा रहा है 8635 रुपया। और ऐसे ही मैं रबी की फसल के बारे में भी चर्चा बता देना चाहता हूं। एमएसपी कितना बढ़ा है, संभवतः नेता विरोधी दल को रबी और खरीफ का अंतर महसूस नहीं होता होगा। फसल थोड़ा, मैं आ रहा हूं ना उस पे भी, मैं आ रहा हूं उस पे, आप चिंता मत करो। का प्लांट एक नहीं बनाया, मैं सुन रहा था शायद बता देंगे, एक प्लांट नहीं बनाया इन्होंने, एक नहीं बनाया इन्होंने। महोदय गेहूं एक मंडी बनाई हो बता दें, अध्यक्ष महोदय एक मंडी बनाई हो तो बता दें। वो भी आता हूं मैं, आपकी इन सभी शंकाओं को दूर करूंगा भी। गेहूं समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 1450 रुपये, आज 2125 रुपया। जौ 1750 रुपये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 5 कंपनियों ने खरीद लिया। 1735 रुपया। अध्यक्ष महोदय लेकिन किसान को क्या मिला? सब लोग शांत है ना। अरे 5 कंपनियों ने क्यों खरीद लिया? इनका पार्टी की सरकार के समय ने क्यों खरीद लिया? आज 5335 रुपया। अरे जब आप बोले सब लोग शांत है ना। मसूर, आप बात सुनो, आप बात सुनने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए महोदय। मसूर
3075 रुपये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रेट मिल रहे थे किसानों को, आज किसानों को रेट मिल रहे हैं 6000 रुपया। सरसों, लाई सरसों 3100 रुपया समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, आज दाम मिल रहे हैं 5450 रुपया। और महोदय, आप अगर हम इनको बताएं कि कितना प्रोक्योरमेंट हम लोगों ने कब किया है, तो संभवतः इनकी आंखों को खोलने के लिए ये आंकड़े भी बहुत होंगे, अच्छे होंगे। और हम आ रहा हूं महोदय, 12-13 में जो धान और गेहूं का प्रोक्योरमेंट हुआ था, धान का मैं बताऊं 12-13 में खरीद लक्ष्य ही रखा गया था 25 लाख टन का, और एक भी किसान से नहीं खरीदा गया था, सभी आड़तियों के माध्यम से खरीदा गया था। मैं आ रहा हूं ना शिवपाल जी, मैं आ रहा हूं उसी पे, हाँ मैं आ रहा हूं उस पे। देखिए 17 के पहले कहीं भी प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं लगते थे। अंतिम प्रोक्योरमेंट सेंटर स्थापित हुए थे जब माननीय राजनाथ सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने किसानों से सीधे खरीदने की व्यवस्था की थी, और उसके बाद से यह व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई। आज प्रदेश के अंदर धान के लिए भी, गेहूं के लिए भी, मकई के लिए भी, बाजरा के लिए भी बाकायदा प्रोक्योरमेंट सेंटर स्थापित होते हैं। एमएसपी का दाम दिया जाता है। मंडी शुल्क को 2% से 1% भी हम लोगों ने किया, और यही नहीं किया, सरकार ने इससे भी आगे जाकर के व्यवस्था बनाई कि अगर किसान की उपज का दाम मार्केट में ज्यादा है तो किसान को मार्केट में अपनी उपज को बेचने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसमें कोई कैप नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार की उस पर कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। किसान के हित के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है। और उसी पे अगर मैं आता हूं कि प्रदेश ने अगर इस दौरान जो खरीदारी की 2017 में, हम लोगों ने जो अन्नदाता किसानों को गेहूं के उसमें 36,99,000 मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट किया था, जिसके माध्यम से किसानों को 8,06,46 किसानों को 6,011 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 2018-19 में 52,92,000 मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट किया गया। 9,231 रुपए अन्नदाता किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किए गए। 11,27,195 किसानों को इसका भुगतान किया गया। 2019-20 में 37 लाख मीट्रिक टन से अधिक का गेहूं क्रय किया गया। 7,53,414 किसानों को 6,889 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से दी गई। 21-22 में 56,41,000 मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट किया गया, जिसमें 13,01,753 किसानों को 11,141 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से भुगतान की गई। और अगर आप पिछले 6-7 वर्षों का देखेंगे तो महोदय 224 लाख मीट्रिक टन से अधिक का प्रोक्योरमेंट गेहूं का अन्नदाता किसानों से किया गया, और जिसके माध्यम से 41,299 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे किसानों के खाते में किया गया। महोदय यही नहीं, ऐसे ही प्रदेश के अंदर अन्य
सभी नकदी फसलों के साथ ही अन्य उसमें भी अन्नदाता किसान से सीधे प्रोक्योरमेंट की कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा की गई और प्रदेश सरकार लगातार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी स्थिति में एक अन्नदाता किसान की उपेक्षा न हो। किसान के हित को सर्वोपरि रखते हुए ही सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं और खास तौर पर प्रदेश के अंदर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का परिणाम हम सबके सामने है। 2017 से 2022-23 के बीच अगर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभार्थी किसानों की संख्या देखें या आपदा के कारण जिन किसानों को नुकसान होता है उन किसानों की संख्या देखें तो लगभग 50 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए हैं, जिनके पास इस दौरान 4,228 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उन सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन्हें पहुंचाने का कार्य हुआ था। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर किसानों को अलग अलग समय में जो लाभार्थी किसानों को यानी चाहे वह रबी हो खरीफ हो इन सभी फसलों में इस सुविधा का लाभ दिया गया। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में भी जिन किसानों की दुखद मौत हुई, जनहानि हुई, वहां पर सरकार ने अनेक रिफॉर्म किए और अब तक 9,710 यानी 23-24 में प्रदेश सरकार ने 750 करोड़ रुपए केवल इसी के लिए बजट रखे और इसमें 9,710 किसानों को अब तक 435 करोड़ से अधिक की धनराशि का वितरण भी किया गया है। ये किसानों के हित में और किसानों के हित में अब किसान ही नहीं, किसी भी किसान परिवार का कोई भी किसान है, अगर उस किसान के परिवार का कोई सदस्य इस आपदा की चपेट में आता है, खासतौर पर लाइटनिंग का मामला होता है, आकाशीय बिजली से जो मौतें होती हैं उसमें उसकी चपेट में आ रहे हो, आपदा की श्रेणी में वे आते हैं, लेकिन किसी भी अन्य दुर्घटना के कारण वो मौत होती है तो कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंदर उसे आच्छादित करते हुए सरकार उन्हें दे रही है। और उन किसानों को ही नहीं, किसान के अलावा किसान के साथ जो सहयोगी किसान हैं उनको भी इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है और इसके माध्यम से किसान इससे लाभान्वित हो रहा है। महोदय, प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 2,61,00,000 किसान प्राप्त कर रहे हैं और 2,61,00,000 किसानों को अब तक 59,105 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से 2,61,00,000 किसानों के खाते में अब तक गए हैं। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश ने जो बड़ी डींगे हाँक रहे थे नेता विरोधी दल, ऐसे लगता था कि इन्होंने जैसे कोई कुबेर का खजाना खोला था। अब इनके कुबेर के खजाने को देख लो। मुख्यमंत्री राहत कोष से 12 से 17 के बीच में